विजुअल स्टूडियो कोड एक कंपाइलर है जो कोडिंग में मदद करता है, जिसमें हम कोडिंग करेंगे। उसमें कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो हमारी मदद करते हैं कोडिंग में, और जब वो कोडिंग होते हैं तो हम उसे क्रोम पे रन करके देखेंगे कि हमारी वेबसाइट कैसी बनती है। तो गाइस, आज के पहले एपिसोड में हम बेसिकली HTML CSS का सेटअप कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हम आगे कोडिंग इजीली कर पाए। तो आज के पहले एपिसोड में हम सिर्फ सेटअप करेंगे, हम सीखेंगे नहीं ज़्यादा HTML, सिर्फ सेटअप करेंगे। ये डाउनलोड होने में आ गया है। तो हमें सबसे पहले आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि हम इसे कहाँ सेव करना है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप आपके फाइल एक्सप्लोरर में जाए और एक ऐसा फ़ोल्डर बना दीजिए कोडिंग नाम का, आप जहाँ सेव करना चाहे कोडिंग, जिसमें फिर हम हमारा HTML का एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हम हमारे प्रोजेक्ट सेव करेंगे। और यही आपका विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक कोडिंग का फ़ोल्डर बना दीजिए और अब हम जाएंगे इसे यही सेव कर देंगे। देखिए, मैंने इसे कोडिंग इसमें सेव कर दिया है। नेक्स्ट विजुअल स्टूडियो कोड नाम रखा है। और अब मेन बात है कि हमें इन दोनों चेकबॉक्स को टिक करना है। ये टिक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसका एक डेस्कटॉप आइकॉन बनाना चाहते हो तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉल, तो अभी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अभी इंस्टॉल हो चुका है और अब ये ऑटोमेटिकली लॉन्च होगा। लॉन्च हो गया है। तो आपको यहाँ पे एक वेलकम पेज दिखाई देगा, जो पता नहीं यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आ गया वेलकम पेज। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यहाँ पे इनटू टास्क बार कर लीजिए, तो इजीली खोल सकते हैं। तो गाइस, अब यहाँ सेक्शंस होते हैं, हम पहले उनको समझ लेंगे। ये होता है एक्सप्लोरर सेक्शन, जिससे कि हम हमारे जो मैंने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं हम उसे खोल सकते हैं, और या फिर हम इसे यहाँ नए बना भी सकते हैं। फिर ये जो रन एंड डिबग होता है, ये अभी हमारे इतने काम का नहीं है। फिर आता है एक्सटेंशन सेक्शंस, जो कि हमारे लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें एक्सटेंशन सेक्शन में जाना है और हम सर्च करने वाले हम हमारा पहला एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है लाइव सर्वर। तो हमें यहाँ जाना है और लाइव सर्वर सर्च करना है। ये आ गया। और अब मैं इसे एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल कर दिया है मैंने। और इसके बाद आपको एक बार यहाँ आपको रीलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। नहीं दिखा तो आप खुद इसे एक बार बंद करके फिर से शुरू कर दीजिए। और इसके साथ हम और एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, जो कि है एक HTML। आपको HTML सर्च करना है और इसे भी सेम तरीके से इंस्टॉल करना है। फिर नीचे ही आपको दिखेगा CSS, आपको इसे भी इंस्टॉल कर देना है। या फिर अगर आपको CSS ना दिखे तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं CSS और फिर आपको दिखाई देगा। तो अभी के लिए तो हम इतने ही एक्सटेंशंस करेंगे। फिर आता है अकाउंट सेक्शन।
तो मैंने तो यहाँ गिटहब से पहले से ही साइन इन कर लिया है, आप भी साइन इन कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर यहाँ आता है एक सेटिंग्स सेक्शन, जहाँ हमारे अलग अलग सेटिंग्स जिसके अपडेट्स, थीम्स जिसमें आप कलर्स बदल सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इसमें आपको अलग अलग शॉर्टकट्स दिखाई देगा, या फिर आप एडिट के बटन से उसे चेंज भी कर सकते हैं, या सर्च करके भी आप कोई शॉर्टकट सर्च कर सकते हैं। एक्सटेंशंस, फिर सेटिंग्स दो टाइप के होते हैं, यूज़र सेटिंग्स, वर्क स्पेस सेटिंग्स, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर अब हम हमारा स्टार्ट करते, तो अब हम पहले जाएंगे एक्सप्लोरर में, हमें यहाँ दबाना है न्यू फोल्डर, जिसका हम अभी तो नाम रख देंगे हेलो, एक सेकेंड, हेलो वर्ल्ड। तो अब हम इसे ओपन करेंगे, इसमें यहाँ और एक न्यू फाइल हेलो वर्ल्ड .html, एंटर। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। बताने वाला हूँ कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। हर कोडिंग लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हमें फॉलो करके उस कोडिंग लैंग्वेज में कोड करना पड़ता है। तो जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिकली टैग्स होते हैं। अब टैग्स क्या होता है, जब HTML लैंग्वेज बनी थी तो उसमें अलग अलग ऐसी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग टैग्स को दी गई थी जो अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बताऊंगा, सबसे मेन टैग HTML टैग। तो HTML टैग ये होता है कि ये कंपाइलर मतलब विजुअल स्टूडियो कोड को बताता है कि हमने यहाँ से हमारा HTML का कोड शुरू कर दिया है और हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो HTML में होगा, HTML लैंग्वेज में होगा। और हर टैग, जैसे अब ये ओपनिंग टैग है और ये वाला जो टैग है ये है क्लोजिंग टैग। मतलब क्या होता है कि HTML टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। हर टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है जो बताता है कि ये टैग कहाँ से शुरू होकर कहाँ से ख़त्म हो रहा है। कुछ टैग होते हैं जो जिसका एंड नहीं होता है, जो सिर्फ ओपन टैग रहता है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे कॉमन तो है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो अब हम देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, जो कि अब मैं लिखूँगा। सबसे ऊपर की लाइन में हमें लिखना होता है, एक सेकेंड, हाँ, सबसे ऊपर की लाइन में हमें कुछ ऐसा लिखना होता है, डॉक टाइप HTML। ये क्या होता है? डॉक टाइप का मतलब है कि ये क्रोम या फिर जो भी क्रोम में जब हम इसे खोलेंगे तो ये क्रोम को बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट और टाइप मतलब इसका टाइप है HTML। ये क्रोम को बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML। इसका सिर्फ ये यूज़ होता है और बाकी कोई यूज़ नहीं होता है इसका। फिर अब मैं आपको बताऊँगा कि टैग्स का यूज़ कैसे करते हैं। अब जैसे कि हमने पहले लिखा है HTML टैग, इसके अंदर हम लिखने वाले हैं हेडर टैग। तो हमें कभी भी अगर एक टैग के अंदर अगर हमें कोई दूसरा टैग लिखना है तो हमें नीचे आके एक स्पेस छोड़ना है पहले, और फिर हमें लिखना है हेड। और आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, मैंने सिर्फ हेड लिखा था और विजुअल स्टूडियो कोड उसे ऑटो कंप्लीट कर देता है, क्योंकि हमने पिछले इसमें एक्सटेंशंस डाउनलोड किए थे इसलिए ऑटो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके इसमें ऑटो कंप्लीट नहीं होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ जो मैंने एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लिए हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे, तो आप वो सब डाउनलोड कर दीजिए, तो फिर आपका वैसा काम करेगा। ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैंने जैसे कि हेड टैग HTML टैग के अंदर लिखा हेडर टैग, तो मैंने बीच में एक स्पेस छोड़ा क्योंकि इससे ये समझता है कि HTML टैग के अंदर हमारा हेड टैग है। हमें डॉक टाइप HTML और HTML में स्पेस नहीं छोड़ना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर समझिए मैं हेड में लिख रहा हूँ टाइटल, तो फिर मैं फिर से एक स्पेस छोड़ूंगा और फिर लिखूँगा टाइटल, एंटर। तो मैंने यहाँ स्पेस छोड़ी, स्पेस छोड़ी, स्पेस छोड़ी, तो ये तो हो गया स्पेसिंग। अब हाँ, मैं आपको एक सेटिंग रिकमेंड करना चाहूँगा जो मैं बार बार यूज़ करूँगा। तो हमें जाना है सेटिंग्स में, हमें सेटिंग्स नहीं, हमें जाना है कीबोर्ड शॉर्टकट्स में,
और आपको सर्च करना है फ़ॉन्ट। तो जब आप फ़ॉन्ट सर्च करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा एडिटर फ़ॉन्ट ज़ूम इन। तो हम यहाँ प्लस दबा देंगे और आपको यहाँ एक कॉम्बिनेशन डालना है। तो मैं कॉम्बिनेशन डालने वाला हूँ कंट्रोल और माउस व्हील अप। माउस व्हील अप नहीं हो रहा है तो हम अप एरो की डालेंगे, कंट्रोल और अप। ये डालने से ये इसमें ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक सेकेंड, कंट्रोल अप एंटर। हाँ, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अब इससे क्या होगा, अब जब भी मैं कंट्रोल और अप दबाऊंगा तो देखिए ये जूम हो जाएगा। और अभी तक मैंने इसमें जूम आउट का नहीं डाला है, मुझे वो डालने दीजिए। कंट्रोल ये, और एंड में आपको एंटर दबाना है जिससे वो सेव हो जाए। अब देखिए, अब मैं डाउन की दबाऊंगा तो फिर ये स्मॉल हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये काफ़ी यूज़फुल है, तो आपको बता दिया। तो अब हम मेन टैग्स देखेंगे HTML में, उसके यूज़ देखेंगे और कहाँ उसको यूज़ करना है। तो हम HTML पहले ऐसे लिखेंगे, फिर जो सबसे पहले जो हमें टैग लिखना है, देखिए ये ऑटो इंडेंट भी कर देता है, विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली स्पेस छोड़ देता है। तो पहला टैग हमें लिखना है हेड टैग। हेड टैग बेसिकली क्या होता है, हेड टैग में सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे HTML कोड की, जिसकी इसका टाइटल क्या होगा। अब आप सोचोगे टाइटल क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। टाइटल, या फिर अगर जब हम इसमें CSS डालेंगे इसको ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस वेबसाइट को, तो फिर हम उसके लिंक यहाँ से डालेंगे। जावास्क्रिप्ट हम इसमें से ऐड कर सकते हैं। हेड में बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब हम डालेंगे इस वेबसाइट का टाइटल, जिसकी टाइटल, मैं इसका टाइटल डालता हूँ जीत कोड्स। तो अब हम एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ गो लाइव। तो अब हम देखेंगे, तो जीत कोड्स जो टाइटल था वो यहाँ आता है। टाइटल बेसिकली क्या होता है, जो हमें वेबसाइट पे यहाँ ऊपर उसका नाम दिखता है, हम उसे टाइटल कहते हैं। तो वो जीत कोड्स आ गया है। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड में सेव कैसे करते हैं। हमें कभी भी अगर, अब मैं देखिए, अगर मैं जीत कोड्स में से एस हटा देता हूँ लेकिन मैंने सेव नहीं किया है, जब हम कुछ सेव नहीं करते यहाँ पे एक येलो सर्कल आता है और यहाँ पे भी दिखता है। अब मैंने सेव नहीं किया है इसलिए फिर यहाँ पे ये अपडेट नहीं होगा। तो हमें सेव करने के लिए बेसिकली दबाना है कंट्रोल S, तो वो सेव हो जाता है। और अब मैं यहाँ जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑटोमेटिकली S हट जाता है, हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हमने टाइटल देख लिया, आप देख सकते हैं टाइटल में भी ओपनिंग टैग और उसका क्लोजिंग टैग है। फिर हेड में और बाकी चीज़ें भी होती है, जैसे कि हम CSS ऐड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की लिंक ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे वो तब के लिए, अभी के लिए इतना ही। और फिर आता है मेन, जो कि होता है बॉडी। बॉडी बेसिकली क्या होता है, जो भी आप वेबसाइट्स देखते हैं उसकी सब कोड, सारी की सारी कोड बॉडी के अंदर लिखी होती है। जैसे कि अब मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल सेव से मैंने सेव किया और आप यहाँ देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। तो पूरी बॉडी, इमेज, लिंक आप जो भी डालेंगे वो सब इस बॉडी टैग में लिखा होगा। हमें ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो क्लोजिंग टैग होता है, ओपनिंग टैग कुछ इस तरह होगा, ओपनिंग ब्रैकेट बॉडी एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग टैग में ओपनिंग ब्रैकेट के बाद एक स्लैश होता है, स्लैश, तो वो होना ज़रूरी है। अगर मैं वो हटा दूँ तो ये काम नहीं करेगा। अगर मैं इसे ये करूँ तो हमें हमेशा स्लैश डालना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ। तो फिर ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। हम हेड टैग को और अच्छी तरह से समझेंगे, मैं उसके और प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। फिर मैं आपको कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं कोड में वो बताऊंगा, कमेंट्स क्या होती है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि CSS और जावास्क्रिप्ट को हम HTML से लिंक कैसे करते हैं। शॉर्टकट बताने वाला हूँ। तो हमें करना क्या है, पूरा कट कर देना है और फिर हमें Shift 1, जिससे कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ये दबाना है। फिर यहाँ आपको दिखेगा एमेट अब्रीविएशन,
आपको सिंपली एंटर दबाना है, तो फिर ये पूरा जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो टाइप होकर आ जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी कुछ आता है, मेटा। तो ये मेटा क्या है? बेसिकली मेटा का मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसका मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो अब ये मेटा टैग हमें इस वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, जिसके पहले इसमें लिखा है कि इसका कैरेक्टर सेट है UTF-8, मतलब इसकी एनकोडिंग UTF-8 में की है। इसके बारे में हमें ज़्यादा भी समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। फिर अब दूसरा जो टैग है वो है कंटेंट का। इसमें बताया कि जो इस वेबसाइट की जो विड्थ होगी वो डिवाइस विड्थ के इक्वल होगी, मतलब जिसके अगर हम इसे कंप्यूटर पे खोलें तो कंप्यूटर के विड्थ के हिसाब से अडाप्ट कर लेगा, मोबाइल पे अडाप्ट कर लेगा। तो और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ ओपनिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जिसकी मैंने पहले बात की थी। 2 टाइप के टैग्स होते हैं, एक है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और एक होता है जिसकी सिर्फ ओपनिंग टैग होती है। तो मेटा टैग एक ऐसा टैग है जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इसका एंडिंग नहीं होता है। तो अब जिसके आप जानते हैं कि अगर आप गूगल पे जाए और आप कुछ भी जिसकी सर्च करें, जिसकी मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ रही है जिक्स, दूसरे इस पे होम गॉड ऑफ जिक्स आ रहा है, ऐसे अलग अलग नंबर पे आ रहे हैं, और यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो अब ये जो वेबसाइट्स होती है ये अपना डिस्क्रिप्शन कैसे लिखती है? तो बेसिकली उसके लिए हमें अपना अगला मेटा टैग ऐड करना है, जिसका नाम होगा डिस्क्रिप्शन। ये अभी तो हमारे काम का नहीं, जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं जो अपनी वेबसाइट गूगल पर डालते हैं, ये उनके काम का ज़्यादा है, लेकिन तो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन, फिर हमें उसके आगे डालना है कंटेंट। नेम बेसिकली क्या था? नेम था कि हम जो मेटा टैग ऐड कर रहे हैं उसका नेम क्या है, और अब कंटेंट है कि उस मेटा टैग का कंटेंट क्या होगा। तब उसका कंटेंट जैसे दिस वेबसाइट इज़ अ बेसिक वेबसाइट, हम ऐसा कुछ भी, अभी मैंने कुछ भी लिख दिया है वैसा लिख दिया और एंड में इसे क्लोज कर दिया। फिर और एक मेटा टैग जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या है? जब हम कीवर्ड्स ऐसा डालेंगे तो गूगल इसे पढ़ता है और उसे समझता है कि क्या सर्च करने पे हमें ये वेबसाइट बतानी है, जिसकी अब मैं डालूँगा वेबसाइट। तो जब अगर कोई अब गूगल पे सर्च करेगा वेबसाइट, तो गूगल को समझेगा कि ये जो वेबसाइट है जो अभी हम बना रहे हैं इसका भी वही कीवर्ड है, तो हम इसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम इसका टाइटल डाल देंगे लर्निंग HTML। अब मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? ये कोड में हम लिखते हैं पर ये वेबसाइट में दिखाई नहीं देंगे। जिसकी कमेंट्स मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज़ द हेड पार्ट ऑफ वीडियो, और फिर हमें दबाना है कंट्रोल। एक सेकेंड गाइस, मुझे कमेंट का एक बार कीवर्ड रीचेक करने दीजिए। एडलाइन कमेंट, हाँ। तो हमें देखिए ये उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+K या Ctrl+C। एक बार हम ट्राई करके देख लेंगे। Ctrl+K नहीं हो रहा, हाँ गाइस मिल गया है हमें। एक्चुअली कंट्रोल और उसके साथ जो स्लैश होता है, ये जो स्लैश होता है ये कंट्रोल के साथ दबाना है, तो बेसिकली वो वाली लाइन कमेंट हो जाएगी। अब अगर मैं वापस वैसा दबाऊँ तो वो अनकमेंट हो जाएगी। बेसिकली टॉगल होता है जैसे जैसे हम ये दबाते हैं। तो ये कमेंट क्या होती है? ये बेसिकली हमें समझने के लिए इसी करती है कि कोड के इस पार्ट में क्या लिखा है, जैसे कि हमें इससे समझ आए कि ये वाला जो पार्ट है ये इसका हेड है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज़ द बॉडी ऑफ कोड, और फिर मैंने दबाया Ctrl/।
और ये कमेंट बन चुका है। कमेंट बनाने का और एक तरीका है कि हमें पहले स्टार्टिंग में ये पार्ट और एंड में ये पार्ट टाइप करके भी हम कमेंट बना सकते हैं, लेकिन ये वाला कंट्रोल वाला ज़्यादा इजी है, इसलिए ये बताया। तो और अब हम सीखेंगे कि हम CSS और जावास्क्रिप्ट को इसमें ऐड कैसे करते हैं। तो उसके भी अलग टैग होते हैं। तो CSS को ऐड करने का टैग पहले मैं कमेंट डाल देता हूँ। CSS को ऐड करने का जो टैग है वो है लिंक, एक सेकेंड, हाँ, लिंक, कैप्स लॉक दबा, लिंक, फिर हमें दबाना है रेल इज इक्वल्स टू, और फिर हमें यहाँ लिखना है स्टाइल शीट। अब इसका क्या मतलब है, रेल का फुल फॉर्म होता है रिलेशन, तो उससे समझता है कि इस जो HTML का ये जो पेज है इसका जिसे हम अभी लिंक करेंगे उसके साथ रिलेशन क्या है, तो एक्चुअली वो स्टाइल शीट है। मतलब जो CSS की जो फाइल है वो इस HTML फाइल की स्टाइल शीट है। और अब हमें टाइप करना है href इज इक्वल्स टू, और हम समझो उसका अभी हमने वो CSS फाइल बनाई नहीं है, पर समझे हमने उसे बनाई और हम उसका नाम रख देंगे hello world डॉट CSS, और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। ये भी सिर्फ एक ओपनिंग टैग है लिंक वाला। तो इससे क्या होगा, जो हम अब CSS फाइल जो हम बनाएंगे वो इससे ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगी, और जो भी हम CSS फाइल में लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई होगा। अब इसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट टैग हम अभी नहीं सीखते क्योंकि अभी हमारा जावास्क्रिप्ट को अभी टाइम है, तो अभी उसका ज़रूरत नहीं है, पर अभी के लिए हमको सिर्फ CSS टैग पे ध्यान देना है। ये है CSS टैग, और कोई भी CSS शीट को ऐड करने के लिए हमें टाइप करना पड़ता है। ओके, थैंक यू। हाँ, मैंने आपको लाइव सर्वर का मैंने आपको यूज़ नहीं बताया था एक्चुअली। तो जो लाइव सर्वर जो होता है एक्सटेंशन, वो ये होता है कि अगर हम लाइव सर्वर ऐड ना करें तो फिर हमें हर बार यहाँ रन दबा के रन और फिर रन विदाउट डिबगिंग करना पड़ेगा, फिर जाके वो क्रोम में खुलता है। लेकिन जब हम लाइव सर्वर अगर हम यूज़ करते हैं तो लाइव सर्वर का एक यूज़ होता है कि जब भी मैं यहाँ गो लाइव पे दबाऊँगा, जैसे ही गो लाइव पे मैंने दबाया तो ये खुद ब खुद इसे क्रोम में खुद खोल देता है, और हमें हर बार सेव करना पड़ता है, और खुद ब खुद ये क्रोम में खुल जाता है। इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि कोड के बॉडी में हम पैराग्राफ्स और हेडिंग्स कैसे डालें, फिर कुछ आपको एमेट के बारे में बताऊंगा, और फिर और लाइंस जो है उसको एडिट कैसे करते हैं हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेडिंग क्या होता, मतलब हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग टैग्स 6 टाइप के होते हैं जो कि हमारी बेसिकली वेबसाइट के हेडिंग के रूप में काम करते हैं। उसकी 6 अलग अलग साइजेस होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 जो होती है वो सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है, तो हम अभी उसे ट्राई करने वाले हैं। तो जिसकी अब मैं इसमें डाल दूँगा जिसकी VCD, और जब हम यहाँ लाइव सर्वर एक्सटेंशन से इसे गो लाइव दबाएंगे तो ये यहाँ पे हेडिंग बन के आ गई है ABCD। अब हम ऐसे ही H2, H3, H4, H5 भी ट्राई करके देखेंगे। H3, इन सब के साइज़ एक दूसरे से छोटे होने वाले हैं और H6 सबसे छोटा रहेगा। H5, H6,
अब आप देख सकते हैं कि H1 जो हमने लिखा था वो सबसे बड़ा है, H2 उससे छोटा है, H3 और छोटा, और H6 जो होता है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है साइज़ जो हम लिख सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे कमेंट डाल देंगे, दिस आर डिफरेंट साइजेस ऑफ हेडिंग्स। तो हमने हेडिंग सीख ली। अब हम देखने वाले हैं कि पैराग्राफ्स, हम पैराग्राफ्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि हेडिंग के टैग्स थे H1, H2, H3, H4, H5, H6। पैराग्राफ में सिर्फ एक ही टैग होता है जो कि होता है P। हमें सिर्फ P और उसका क्लोजिंग टैग। अब इसमें मैं डाल दूंगा दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो अब हम यहाँ देखेंगे ये एक पैराग्राफ है। इसमें साइजेस अलग अलग नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक ही साइज़ होती है। और अब हम देखने वाले हैं कि हम इन जो हेडिंग्स हैं हम इनको एडिट कैसे कर सकते हैं इसमें, जैसे कि किसको बोल्ड, इटैलिक, या फिर अब अगर समझो मुझे अब इस पैराग्राफ के बीच में मैंने एक दूसरी लाइन बनाई, तो अब अगर मुझे इनके बीच में एक लाइन चाहिए, मैं अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ लाइन नहीं आती है, रिलोड करने पे भी लाइन नहीं आएगी। तो अब अगर हमें इसके बीच में लाइन चाहिए तो हम वो कैसे लाएंगे? तो उसके लिए एक टैग होता है जो हम सीखेंगे, वो होता है BR टैग। BR ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा, हमें सिर्फ BR टाइप कर देना है और जब हम क्रोम पर देखेंगे तो यह ऑटोमेटिकली एक लाइन आ गई है। हम ऐसे कितने भी BR डाल सकते हैं। यहाँ पे अब 3 लाइन आ चुकी है टोटल। अब अगला टैग जो हमें देखना है वो होगा कि अगर हमें समझिए इस पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो बोल्ड कैसे करें। तो उसका एक टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग। तो हम टाइप करेंगे स्ट्रॉन्ग, और ये कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो अब अगर हम इसमें जाएंगे तो पैराग्राफ जो है ये बोल्ड हो चुका है। तो जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है वो बेसिकली हमारे उतने पार्ट को बोल्ड कर देता है। फिर अब अगर मुझे कोई पार्ट पे एम्फसाइज करना है या फिर उसे सॉर्ट ऑफ इटैलिक करना है तो उसके लिए होता है EM टैग। हम इस पे करके देखेंगे। इसका भी क्लोजिंग टैग होता है। ये देखिए ये इटैलिक टाइप हो गया है थोड़ा। फिर स्ट्रॉन्ग और बोल्ड के लिए तो स्ट्रॉन्ग और M हो गया है। ऐसे और कई छोटे छोटे टैग्स होते हैं जो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अब मैं आपको एक BR जैसे एक टैग बताने वाला हूँ। अगर समझे मुझे H5 और H6 के बीच में अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन डालनी है जो ऐसे लाइन क्लियरली विजिबल हो, डॉट 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 टाइप, तो उसके लिए एक टैग होता है HR। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मतलब इसके कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसी लाइन आ जाती है, ये इसका यूज़ होता है। ये हो गया अलग अलग टैग्स। और अब हम सीखने वाले एमेट का यूज़ कैसे करना है। एमेट अगर आपको याद नहीं होगा तो देखिए हमने स्टार्टिंग में एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंटर किया था तो पूरा कोड लिख के आ गया था। तो ये देखिए एमेट अब्रिविएशन। एमेट एक बेसिकली एक ऐसा टूल है जो हमारी कोडिंग करने में मदद करता है जिससे हम जल्दी कोड कर सकें। तो उसके कई सारे यूज़ है, जैसे कि अब अगर मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए जिसमें 10 वर्ड्स हो, तो मैं टाइप करूँगा lorem 10 एंटर। तो कोई भी रैंडम 10 वर्ड्स आते हैं, जिसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। या फिर अगर मैं टाइप करूँगा lorem 100 तो 100 वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं। तो ये कभी कभी हमारे यूज़ में आ सकता है।
फिर अगर ऐसा हो कि मुझे 34 पैराग्राफ्स की लाइन चाहिए, तो बार बार पैराग्राफ टाइप करने से अच्छा हमें लिखना है P/20, तो ऑटोमेटिकली 20 पैराग्राफ्स की लाइन आ जाएगी। ऐसा आप अदर टैग्स जैसे H1 के साथ भी कर सकते हैं, बाकी के टैग्स के भी साथ आप ऐसा कर सकते हैं। ये हो गए एमएट के अलग अलग यूज़। हम हमारी वेबसाइट में लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं जो हमें दूसरे वेबसाइट पर लेके जाएगी, और इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स के बीच में का डिफरेंस बताना चाहता हूँ। टैग्स होता है जिसकी बॉडी टैग, हेड टैग, HTML टैग, और एट्रीब्यूट्स होता है जिसकी नेम एट्रीब्यूट, कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट, कंटेंट एट्रीब्यूट्स, जिसकी मेटा टैग है और कैरेक्टर सेट उसका एट्रीब्यूट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम लिंक से शुरुआत करेंगे। जो लिंक डालने के लिए जो टैग है होता है इस्तेमाल, उसका नाम है एंकर टैग और उसका एब्रीविएशन होता है ए। तो हमें सिंपली ए टाइप करना है और एंटर दबाना है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इसमें ए उसका टैग नेम है और href उसका एट्रीब्यूट है। href बेसिकली यहाँ जो डबल कोलन है इसके बीच में हमें उस वेबसाइट की लिंक डालनी है जिससे हम ऑटोमेटिकली उस लिंक पर पहुँच जाए। तो एग्जाम्पल के लिए हम डालेंगे https://www.google.com और ओपन गूगल, कंट्रोल सेव। यहाँ ओपन गूगल आ गया, और जैसे ही मैं अब इस पर दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं गूगल की वेबसाइट खुल गई। अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम यहाँ पहले बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बना लेंगे, 3 बना लेंगे। एक सेकेंड। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे हम मल्टी कर्सर यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम टाइप एक ही बार करेंगे लेकिन वो अलग अलग लाइन में एक साथ आ जाएगा। तो हमें सिंपली अल्ट को प्रेस करे रखना है और जहाँ जहाँ आप मल्टी कर्सर लगाना चाहते हैं एग्जैक्टली वही माउस को क्लिक कर दीजिए। तो अब मैंने क्लिक कर दिया है, तो अब मैं टाइप करूँगा https://। अब मैं इसे हटा दूँगा सिंपली कहीं भी क्लिक करके, और फिर हम अलग अलग वेबसाइट के नाम लिख देंगे जैसे कि facebook.com। देन यहाँ हम लिख देंगे www.twitter.com, और ऐसे यहाँ और भी कोई लिख सकते हैं। फिर इसके लिए मैं यहाँ ये बीच में जो गैप होता है इसमें हम नाम लिखेंगे कि वेबसाइट पर ये लिंक कैसे लिख के आनी चाहिए। वो ऑब्वियसली हम www.facebook.com तो नहीं लिखेंगे, तो हम उसका कुछ नाम लिख देंगे जिसके हम सिंपली लिख देंगे फेसबुक। और ट्विटर के लिए हम अगर लिख देते हैं ABCD तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ फेसबुक पर दबाया तो यहाँ फेसबुक खुल जाएगा। और फिर वैसे अगर मैं ABCD यानी जो ट्विटर की लिंक है, शायद मैंने वेबसाइट गलत डाल दी थी, लिंक अलग होगी, वो खुल जाता है। तो ऐसे हम लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कि हम इमेजेस कैसे ऐड करें। लेकिन हम उसके पहले ये देखेंगे कि अब भी आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं गूगल दबाता हूँ तो इसी टैब में गूगल खुलता है, कोई न्यू टैब ओपन नहीं हो रहा है। तो उसे हटाने के लिए हमें यहाँ एक नया एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। एंकर टैग में ही हमें यहाँ जाना है। हम मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करेंगे, एल्ट को प्रेस करके रखिए और हो गया। हमें टाइप करना है टारगेट, एंटर, और फिर हम टाइप करेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब इससे क्या होगा बेसिकली कि जब भी अब अगर मैं ये लिंक दबाता हूँ ओपन गूगल, तो ये एक न्यू टैब में ओपन होगा।
फेसबुक ये और एक न्यू टैब में ओपन होगा, ABCD मतलब ट्विटर ये और एक न्यू टैब में ओपन होगा। इसे हम अलग अलग टैब्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम सीखें कि इमेज कैसे ऐड करते हैं। तो अब हमें इमेज का जो टैग होता है उसका एब्रीविएशन होता है IMG। हमें IMG टाइप करके एंटर दबाना है। तो जो पहला उसका ये है, आप देख सकते हैं कि SRC लिख के आ रहा है एट्रीब्यूट, तो इसका फुल फॉर्म होता है सोर्स। और ALT यानी कि अल्टरनेट। सोर्स का इस्तेमाल ये होता है कि अगर हम गूगल पे से वो इमेज की लिंक ले रहे हैं तो हमें इन डबल कोलन के बीच में उसकी लिंक डालनी है, या फिर हम हमारे जो फोल्डर बना हुआ है हम उसके अंदर से भी हमारी इमेज यूज़ कर सकते हैं। और एल्ट यानी अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि अगर किस वजह से वो लिंक ओपन नहीं होती है, कुछ एरर आता है, तो हमें वहाँ हम जो यहाँ टाइप करेंगे वो वहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगा और यूज़र समझ सकता है कि यहाँ किस चीज़ की इमेज थी। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी की एक इमेज ले लेता हूँ। हमें इमेज पर राइट क्लिक करना है और हमें उसका कॉपी इमेज एड्रेस क्लिक करना है। कॉपी लिंक एड्रेस क्लिक नहीं करना है, कॉपी इमेज एड्रेस। अब कॉपी इमेज एड्रेस हमने किया और एक सेकेंड में पहले आपको एक टिप दूंगा कि पहले हमें इसे कट करके पहले ऑल्ट लिखे और फिर सोर्स लिखे। उसका रीज़न मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा। हाँ, तो मैंने सोर्स यहाँ लिखा और इसे पुट कर दिया। तो गाइस आपके इसमें ऐसा नहीं दिखेगा, आपके इसमें कुछ इस तरह से ये लंबा चौड़ा लिख के आएगा। तो ये सब नहीं दिखने के लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट की है Alt Z। ये दबाने से होगा यूँ कि ये पूरा एक लंबी लाइन में बन जाएगा, जिसका हमारा कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। और इसलिए मैंने बोला था कि Alt पहले लिख लीजिए ताकि Alt एंड में ना चल जाए। और अब Alt में हम लिखेंगे न्यूयॉर्क सिटी इमेज। तो अगर अब ये इमेज दिखाई नहीं देगी तो हमें वहाँ न्यूयॉर्क सिटी इमेज लिख के आएगा। और आप गाइस ये भी देख सकते हैं कि इमेज टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ एक ही टैग होता है। तो अब हम इसे कंट्रोल सेव करेंगे और जब यहाँ जाएंगे तो देखिए आप एक इमेज देख सकते हैं। फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि हम और एक एट्रीब्यूट डालेंगे, जैसे कि विड्थ इज इक्वल्स टू 200 एंड हाइट इज इक्वल्स टू 400। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हम विड्थ हाइट और बाकी जो भी स्टाइलिंग मटेरियल है वो हम CSS से करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने CSS नहीं सीखा है तो मैं आपको इसका और एक ऑप्शन बता रहा हूँ। तो ये सेव करने के बाद आप जब यहाँ जाएंगे तो देखेंगे इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो गए। हम इसे फिर से बदल सकते हैं, जैसे कि अब अगर मैं इसे 40 कर दूँ तो फिर देखिए इसकी हाइट एकदम कम हो गई। हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और अब क्योंकि मुझे आपको Alt इसका एट्रीब्यूट का यूज़ बताना है तो मैं आपको एक और एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि इमेज Alt सोर्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब सोर्स में मैं अब एक लोकल फाइल डालूँगा जो कि हमारे पास है ही नहीं। अगर आपकी लोकल फाइल आपके इसमें डालना चाहते हैं तो वो आपके इस फोल्डर में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर में हमारा सिर्फ helloworld.html है। तो फिर मैं यहाँ पे एक ऐसी इमेज डालूँगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि hello.png। अब क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करते तो यहाँ पे हम इसका एल्ट बताएंगे कि एरर इमेज नॉट फाउंड। तो जब हम अब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें यहाँ लिख के आएगा एरर इमेज नॉट फाउंड, क्योंकि हम इमेज नहीं बता पाए इसलिए ऐसा अल्टरनेट इसका एरर बता रहा है। टेबल्स और लिस्ट्स कैसे ऐड करते हैं, तो वेबसाइट्स पे बेसिकली 2 टाइप्स की लिस्ट होती है। हम कमेंट्स लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट। एक सेकेंड। फर्स्ट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, और सेकंड है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके पहले डॉट्स
स्क्वायर्स या अलग अलग शेप होते हैं। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग होता है उसे कहते हैं OL। ये एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, तो हम वो बनाएंगे OL। और अब हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई है, अब हमें उसमें जो लाइंस है अलग अलग वो शुरू करने के लिए हमें लिखना पड़ता है LI। तो जैसे कि मैं लिखूँगा कोड, सेकंड में मैं लिखूँगा वेद एंड थर्ड में मैं लिखूँगा जीत। तो जब हम इसे अब क्रोम पे देखेंगे तो ये एक ऑर्डर लिस्ट में दिखाएगा, जिसमें हमें फर्स्ट पे दिख रहा है कोड, सेकंड पे दिख रहा है वीथ एंड थर्ड पे दिख रहा है जीत। तो आप देख रहे हैं हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ। नंबर्स ही मतलब ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि हमें उसमें नंबर्स दिखाई देंगे। अब हम दूसरी टाइप की लिस्ट देखने वाले हैं, जो कि है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस लिस्ट की क्या खासियत होती है कि इसमें हमें नंबर्स नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ सिंबल जैसे कि सर्कल, स्क्वायर नाम के बदले दिखाई देंगे। तो इसका जो टैग होता है वो होता है UL। इसमें भी हम सेम LI वाला टैग यूज़ करेंगे, जो कि एक नई लाइन बनाता है LI। आप दोनों लिस्ट का डिफरेंस देख सकते हैं जब हम ये पूरा कर लेंगे। कोड विथ जीत। तो अब हम देखेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस वाले में नंबर्स है उनके पहले लिखे हुए कि 1 2 3, और इस वाले में नंबर्स नहीं लिखे हैं। तो बेसिकली ये है ऑर्डर्ड लिस्ट और ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी हम इसमें कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसके अब अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखें टाइप, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड हमें खुद बता देता है कि हम कैसे कैसे टाइप। अगर मैं यहाँ लिखूँ 1, तो फिर मुझे यहाँ पे नंबर्स दिखाई देंगे जो पहले से दिख रहे थे। फिर अगर अब मैं यहाँ लिखता हूँ रोमन नंबर I, तो फिर मुझे रोमन नंबर्स में ऑर्डर दिखेगा। और वही अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्मॉल I, तो मुझे यहाँ स्मॉल रोमन नंबर्स में दिखेगा। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल A, तो हमें यहाँ कैपिटल ABC में दिखेगा। अगर हम वहाँ लिखते हैं स्मॉल a, तो हमें यहाँ स्मॉल ABC में दिखेगा। अब ऐसा ही सेम हम अनऑर्डर लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, जिसकी अब अगर इनके इसमें टाइप में लिखूँ, तो इसमें बेसिकली 3 टाइप की टाइप्स होती है। पहली होती है डिस्क, जो कि पहले से ये सर्कल से जो फील्ड सर्कल्स है उन्हें हम डिस्क कहते हैं। और अगर हम यहाँ लिखें सर्कल, तो फिर हमें कुछ इस तरह के हॉलो सर्कल्स या फिर रिंग दिखाई देगी। और एक टाइप होती है स्क्वायर, जिससे कि हमें फील्ड स्क्वायर दिखेगा। ये देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो ये थे अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम एक लिस्ट में हम एक नई अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसमें एक नवी बनाऊंगा सब्सक्राइब। तो अब जब आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर एक न्यू दिख रही है। इसका भी मैं इसका भी मैं टाइप चेंज कर सकता हूँ या इसे भी ऑर्डर्ड बना सकता हूँ। हम ऐसा बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये था लिस्ट के बारे में, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। अब हम देखने वाले हैं टेबल। एक सेकेंड, हाँ। तो अब हम देखने वाले हैं टेबल्स। तो टेबल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक सेकेंड मैं आपको फ़ोटो बता देता हूँ। जो आपने देखा ही होगा टेबल्स HTML। तो इसे हम टेबल कहेंगे, जिसमें ये उसका हेड है और ये उसकी बॉडी है, यहाँ कुछ डाटा दिया है। तो वैसा ही हम यहाँ वेबसाइट में बना सकते हैं।
तो अभी हम वो बनाएंगे। तो उसका जो टैग होता है वो होता है टेबल। हम बेसिकली लिखना है टेबल और बन जाएगा। फिर जो हमें उसका हेडर बनाना है, जो ऊपर का जो लाइन होता है जो हमें बताता है क्राइटेरिया, तो उसके लिए होता है टी हेड। वो बनाया। फिर हमें लिखना है टी आर और उसमें हम लिखेंगे टी डी। ये बहुत सारे टैग्स के अंदर टैग्स है। पहला हम लिखेंगे नेम, फिर दूसरा हम लिखेंगे एज, फिर तीसरा हम ये क्यों नहीं बन रहा पता नहीं गाइस। तीसरा हम लिखेंगे नंबर। और फिर जब ये सब हो जाएगा, ये हो गया हमारा हेड पार्ट जो ऊपर हमें दिखाई देगा। तो अब हमें बनाना है एक बॉडी पार्ट। तो हम बनाएंगे टी बॉडी। इसमें सेम हमें फिर से टी आर लिखना है, टी आर दोनों में होना चाहिए। और इसमें हम पहले लिख देंगे टी डी नेम जीत, टी डी एज 16, टी डी नंबर 1 2 3 4। और जब हम ये सेव करेंगे और हम हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का टेबल दिखेगा। इसमें अभी बॉर्डर नहीं है जो कि हम बाद में CSS की मदद से डाल सकते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ ऐसा ही दिखेगा। हम इसमें और भी बहुत सारे एंट्रीज ऐड कर सकते हैं। हम इसे सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे नाम बदल देंगे रोहन। तो फिर वो खुद ब खुद उसके नीचे आ जाता है, जिसकी नेम के अंदर खुद रोहन आ जाता है, एज के नीचे बराबर 162 और नंबर के। हमें सिर्फ उसे रिस्पेक्टिवली उसी ऑर्डर में, अगर फर्स्ट पे नेम है तो हमें हर एक के TR में हर एक के फर्स्ट पे उसका नेम लिखना है, सेकंड पे एज लिखनी है, थर्ड पे नंबर लिखना है। हम हमारे वेबसाइट पे इनपुट्स कैसे ऐड करते हैं, फॉर्म क्या होता है और उसी के बारे में तो स्टार्ट करते हैं। आज गाइस आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं जो कि मैं आपको एक एक करके पढ़ा दूंगा। अभी के लिए काट देता हूँ। तो अभी हमें सबसे पहले आपने वेबसाइट्स देखी होगी जहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होता है, वहाँ हम साइन इन करते वहाँ लिखा होता है आपका नेम यहाँ डालिए, ईमेल यहाँ डालिए। तो हम हमारे वेबसाइट में वही ऐड करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जो टैग होता है वो होता है फॉर्म टैग। हमें सिंपली टाइप करना है फॉर्म, एंटर। तो यहाँ पे एक फॉर्म टैग आ जाएगा। अब फॉर्म टैग क्या है? फॉर्म टैग कोडर इसलिए लिखते हैं ताकि वो समझ पाए कोड में कि इतना जो एरिया है जिसके अंदर फॉर्म और क्लोजिंग फॉर्म टैग के बीच में ये एक फॉर्म है और यहाँ कुछ इनपुट होगा। तो अब मैं आपको फॉर्म टैग का बताऊँगा। ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है, एक्शन एट्रीब्यूट क्या यूज़ है? तो अभी जो हम फॉर्म बनाएंगे वो तो यूज़ का नहीं होगा, मतलब वो काम नहीं करेगा। लेकिन जो बड़ी वेबसाइट्स होती है जहाँ वो डाटा स्टोर करके रखते हैं उनके इनपुट्स का, उनके लिए काम का होता है। तो अभी के लिए हम यहाँ सिंपली लिख देंगे सिर्फ backend.php। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी फॉर्म है इसका सब डाटा backend.php इस फाइल में जाकर स्टोर हो जाए। अब हमने फॉर्म बना लिया है। अब हमें अगला लिखना है इनपुट। मैं आपको इनपुट टैग बताता हूँ। इनपुट टैग बेसिकली वो टैग होता है जिसमें हम टाइप करते हैं। जैसे कि हम एक बार हमारी वेबसाइट खोल लेंगे, उस पर हमें दिखेगा इनपुट टैग। मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट, ये देखिए ये इनपुट टैग है। यहाँ हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसे बेसिकली इनपुट कहते हैं। अब इनपुट टैग भी बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे कि टेक्स्ट, ईमेल, डेट। हम सिंपली गूगल पे जाएंगे एंड डालेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट टैग्स। तो यहाँ हमें लिखा है कि कितने सारे टाइप के इनपुट टैग्स आप देख सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, ये सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर सिंपली कभी भी आपको इसका यूज़ आए तो सिंपली गूगल पे डाल दीजिएगा टाइप्स ऑफ इनपुट, और देखिए इतने सारे हैं। आज हम इसमें से कुछ मेन इनपुट देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे चेक बॉक्स टाइप। हाँ, अब टाइप एट्रीब्यूट का था। टाइप एट्रीब्यूट मतलब बेसिकली हम बताते हैं कि ये जो इनपुट है इसका कौन सा टाइप है, मतलब इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं, नंबर लिखने वाले हैं, डेट लिखने वाले हैं। तो अब हम बनाएंगे ऐसा इनपुट चेक बॉक्स वाला, चेक बॉक्स। तो देखिए ये कैसा चेक बॉक्स बन गया है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ नेम वे मतलब कुछ लिख के तो नहीं आ रहा कि किस बात का चेक बॉक्स है, तो हम इसे थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ मैं लिखूँगा नेम और यहाँ मैं लिखूँगा आर यू इंटरेस्टेड। तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ नेम लिख के आ रहा है और यहाँ पे लिख के आ रहा है आर यू इंटरेस्टेड। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो सिंपली टिक करेगा। ये थोड़ा अभी ख़राब दिख रहा है, इसके बीच में लाइनिंग नहीं है, तो हम उसमें स्पेस डाल देंगे। स्पेस डालने के दो तरीके हैं। एक होता है डिवीजन टैग, तो आज मैं आपको डिवीजन टैग भी बताऊँगा। डिवीजन टैग, तो डिवीजन टैग बेसिकली होता क्या है। डिवीजन टैग हमारे कोड को अलग अलग डिवीजन्स में पार्ट कर देता है, जिससे कोडर्स को समझ सके कि ये एक डिवीज़न है, ये एक डिवीज़न है। और जो मतलब ये बेसिकली उनके बीच में लाइन ऐड करने के लिए भी काम आता है और उसको अलग अलग डिवीजन्स में बांटने के लिए भी काम आता है। ये एक तरीका हो गया उनके बीच में लाइन डालने का, या फिर सिंपली हम BR का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे तो ये अलग अलग लाइन पे आ गए दोनों। फिर अगला जो टाइप हम देखने वाले हैं वो है कलर, कि अगर किसे कलर चूज़ करना है तो एक सेकेंड गाइस, मैं इसको थोड़ा अच्छा कर देता हूँ। H3 फॉर्म सबमिशन। हाँ, अब हम अगला बनाने वाले हैं कि कलर। तो इसमें वो पूछेगा विच इज़ योर फेवरेट कलर। और अब हमें इनपुट टैग बनाना है। इनपुट टैग बनाने के दो तरीके, एक जो मैंने ऊपर किया इनपुट दबा के एंटर, या फिर एक तरीका है कि हमें लिखना है इनपुट डबल कोलन और जो टाइप का हम बनाने वाले हैं, जैसे कि इस बार मैं कलर बनाऊंगा, कलर और एंटर, तो वो खुद ब खुद ही टाइप में कलर लिख देगा। अब यहाँ दो और नए एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। अब इनका यूज़ क्या है, तो इनका यूज़ ये है कि जो हमने ये फॉर्म बनाया है, मैं आपको नेम एट्रीब्यूट का पहले बताता हूँ यूज़। जो हमने जो फॉर्म बनाया है, अब उसमें जैसे कि सेक्शन होता है कि उन्होंने उनका नाम क्या डाला था। अब हर आदमी का जो उन्होंने नाम डाला है वो सेक्शन में उनका सेव हो जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे नेम में डालूँगा माय कलर, तो अब जो फॉर्म में जो माय कलर वाला सेक्शन है उसमें इस बंदे का फेवरेट कलर उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। और आईडी क्या होता है, आईडी बेसिकली लेबल टैग का होता है, जो हम वीडियो में बाद में देखेंगे। तो अब हम कलर टैग कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे। ये देखिए फेवरेट कलर, तो यहाँ से हम कलर सिंपली ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है डेट सिलेक्ट करने का। डेट ऑफ बर्थ, इनपुट डेट, हम साथ में हर एक का नेम भी डाल देते बस रेफरेंस के लिए, माय डेट। ये देखिए, तो अब इतनी सी सिंपल सी HTML कोडिंग के साथ हम पूरी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला टाइप है डेट टाइम लोकल, मतलब सिर्फ टाइम उसमें सिलेक्ट करने का। ईमेल, अगर आप कहीं ईमेल लिखना है तो उसके लिए। फिर फाइल वाला आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट फाइल, इनपुट फाइल, माय फाइल। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने कई बार देखा होगा, हमें ऐसा चूज़ फाइल का ऑप्शन आता है और फिर हमें हमारे कंप्यूटर में से वो फाइल सिलेक्ट करनी पड़ती है।
तो ये उस काम का है। अब मैं आपको एक टाइप बताऊंगा, जिसकी अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो नेम है वो बाहर लिख के आ रहा है, लेकिन कोई कोई वेबसाइट होगी जिसमें आपने देखा होगा कि फॉन्ट फेंट इसमें यहाँ नेम लिख के आता है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। अब हम अगला टाइप देखेंगे इनपुट का, उसमें बताता हूँ। हिडन इतना यूज़ का नहीं होता है। इमेज मतलब इमेज रिलेटेड मंथ भी इतना यूज़ नहीं होता है। नंबर बेसिकली ऐसा इनपुट होता है जिसमें आप सिर्फ नंबर ही टाइप कर सकते हो और टेक्स्ट नहीं, लेटर्स नहीं। पासवर्ड वाला हम देखेंगे। हाँ, इनपुट पासवर्ड, तो माय पासवर्ड। तो अगर अभी हम देखेंगे तो हमने यहाँ सामने कुछ लिखा नहीं है पासवर्ड, तो अभी यहाँ भी कुछ नहीं लिख के आएगा। सिर्फ पासवर्ड वाले की क्या स्पेशलिटी होती है कि हम जो भी उसमें लिखेंगे तो वो ऐसे डॉट डॉट आता है, हमें दिखता नहीं है। तो अब हम उसके अंदर यहाँ कैसे लिखना है कि यहाँ ऐसा पासवर्ड लिख के आए, ताकि जो लिख रहा है उसे समझ जाए कि यहाँ पासवर्ड लिखना है। तो उसके लिए हमें और एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है, जो कि है प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। तो हम लिखेंगे प्लेस होल्डर और यहाँ लिखेंगे एंटर पासवर्ड। तो अब आप देख सकते हो यहाँ लिख क्या रहा है, एंटर पासवर्ड। तो जो यूज़र है वो समझ जाएगा कि यहाँ हमें हमारा पासवर्ड लिखना है। हम यहाँ से हमेशा नेम के साथ भी कर सकते हैं। अब अगला टाइप है रेडियो। हाँ गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। जैसे कि आप कोई ऑप्शंस होते हैं जिसमें से मल्टीपल ऑप्शंस हमें दिए होते हैं, लेकिन हमें उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो टाइप है। जैसे कि हम लिखेंगे जेंडर। तो पहला ऑप्शन हम देंगे मेल और फिर बनाएंगे इनपुट रेडियो बनाएंगे। और फिर हम अगला लिखेंगे फीमेल, इसका भी सेम इनपुट रेडियो। तो अब ये बन गया है। तो अब हम अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। देखिए कोई एक सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ नेम डालना बहुत ज़रूरी है, तभी VS कोड ये समझ पाएगा कि ये दोनों एक ही टाइप के इनपुट में रेडियो है। तो हम यहाँ नेम डाल देंगे माय जेंडर एंड माय जेंडर। और अब अगर हम देखेंगे तो कोई एक ही सिलेक्ट होगा इसमें से, अब दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से रेडियो वाला काम होता है। अगला है रेंज। अच्छा, रेंज बता देता हूँ। हम आईडी एंड में देखने वाले कैसे करते हैं। रेंज माय रेंज, इसमें हम प्लेस होल्डर एक बार ट्राई करते हैं। प्लेस होल्डर नहीं गाइस, रेंज वाले में प्लेस होल्डर काम नहीं करता है। वो मैं अभी आपको रीज़न बता दूंगा उसका। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सिलेक्ट नहीं योर सैलरी रेंज। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, जिसमें हम यहाँ ऊपर नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे हमें दिखेगा क्या से क्या रेंज का है, लेकिन वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है रीसेट। ये रीसेट और सबमिट मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिर है टेक्स्ट, वो तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। टेक्स्ट सबसे साधारण होता है। टाइम, अगर हमें स्पेसिफिक कोई टाइम चूज़ करना है तो उसके लिए ये वाला है। इनपुट है। मैं ऐसे ही कोई भी एग्जांपल के नेम में कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आप भी कुछ भी डाल सकते हैं। अभी तो हम वो नहीं सीख रहे हैं। सिलेक्ट करंट टाइम।
तो यहाँ जब आप दबाएंगे तो आप अभी का करंट जो टाइम हुआ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम हमारे आखिरी दो इस पे आएंगे, जो कि मैं बोला था कि पहले हम बनाएंगे सबमिट वाला, एक सबमिट और दूसरा रीसेट, सबमिट और रीसेट। तो सबमिट वो होता है कि जब सबमिट वाला बटन आएगा, एक सेकेंड बता देता हूँ, इनपुट सबमिट, जो सबमिट बटन होता है हर फॉर्म का जहाँ हम दबा के सबमिट करते हैं, तो वो होता है हम इसमें वैल्यू डाल देंगे प्लीज़ सबमिट। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक बटन आ गया है प्लीज़ सबमिट नाम का। तो जब हम ये दबाएंगे, यहाँ अब भी मैसेज लिख के आ रहा है कैनॉट गेट backend.php, क्योंकि अभी हमने इसको फाइल बनाई नहीं है backend.php। जब हम वो सीख जाएंगे कि डाटा कैसे स्टोर करते हैं तो तब ये बराबर काम करेगा, जैसे गूगल फॉर्म्स में काम करता है। तो ये हो गया सबमिट बटन। अब आपको बताता हूँ रीसेट बटन का यूज़। इनपुट रीसेट, वैल्यू रीसेट, वैल्यू इन दोनों में क्या है, सबमिट और रीसेट में वैल्यू वो है कि जो यहाँ बटन पे जो दिखाई दे रहा है क्या लिख के आएगा, उसे वैल्यू वाला एट्रीब्यूट है वो। तो जब ये सेव करूँगा तो यहाँ एक बटन आएगा रीसेट। तो अब मैं आपको रीसेट इसका यूज़ बताता हूँ। अगर मैं सब टिक कर दूँ, सारे कलर्स चेंज कर दूँ, मैंने डेट भी डाल दी है, फाइल सिलेक्ट, पासवर्ड कुछ लिख दिया है, मेल, रेंज, टाइम भी कुछ भी अगर सिलेक्ट कर दूँ, और जैसे ही मैं अब रीसेट पे दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं सब फिर से रीसेट हो गया है, सब नील हो जाता है। तो ये बेसिकली रीसेट बटन का काम करता है। अब जो हम आखिरी टाइप सीखने वाले हैं वो है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया क्या है वो आपको बताता हूँ। प्लीज़ राइट समथिंग मोर अबाउट यू, टेक्स्ट एरिया का नाम माय इन्फो। तो अब हम ये देखेंगे टेक्स्ट एरिया क्या होता है। तो टेक्स्ट एरिया कुछ इस प्रकार है कि हमें हमारे बारे में अगर कुछ लिखना है, वो कुछ करना है, तो ये अगर हमें हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है जिसकी साइज़ कम ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, जिसकी इसमें आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो साइड में चल जाएगा, फिर हमें ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है। लेकिन इसमें आप आपके मन से यहाँ से एरिया छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर आप पहले से कोई सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कॉलम्स की साइज़ समझो 300 होगी, रोज़ की होगी 100। तो फिर अब आप देखेंगे कि पहले से कॉलम्स की साइज़ 300 और रोज़ की साइज़ 100 देखिए इतनी बड़ी हो गई है। तो यही थे गाइस अलग अलग टाइप्स के इनपुट्स और वगैरह। हाँ, अब और जो एक बात बची है वो है लेबल। तो लेबल बेसिकली क्या होता है, जिसके मैं चेक बॉक्स वाले में देखूँगा। मैं यहाँ एक डालता हूँ लेबल, एक से, हाँ, तो हमने चेक बॉक्स वाले सेक्शन को लेबल में डाल दिया है। अब आपको बताता हूँ कि आईडी का यूज़ क्या होता है। यहाँ मैं डालूँगा, इसके साथ हम आईडी का यूज़ भी देख लेंगे। समझो इसके आईडी मैंने डाल दी चेक और इसके आईडी मैंने डाल दी चेक। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि अब अगर मैं इस पे दबाऊँ आर यू इंटरेस्टेड पे, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए आप इसमें देखिए, अगर मैं सिलेक्ट फाइल पे दबाऊँ तो ये चूज़ फाइल नहीं हो रहा है, सिलेक्ट नो फाइल चूजन, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं आर यू इंटरेस्टेड पे दबाऊँ तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जा रहा है। तो लेबल के दो यूज़ है, एक तो ये बता भी देता है कि ये वाला जो ये एक अलग टाइप का लेबल, मतलब ये एक डिफ्रेंशिएट करता है इसको, और फिर और एक दूसरा यूज़ है कि अगर हम उस पर ही दबाएँ तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। इसमें फॉर एट्रीब्यूट क्या है, फॉर एट्रीब्यूट से पता चलता है कि ये वाला जो लेबल है, इसमें जो फॉर की वैल्यू है, ये लेबल उसके लिए जिसकी आईडी की वैल्यू सेम हो, चेक मतलब जिसकी आईडी की वैल्यू चेक हो। तो ये काम होता है बेसिकली आईडीज़ का। तो जिसमें आईडी है हमें उसमें लेबल ऐड करना है, तो वो काम करेगा।
अब आपको थोड़ी और एक दो बातें बताता हूँ। जैसे कि अब चेक बॉक्स जो है, अगर मैं अब इसमें लिखूँ चेक्ड, तो फिर जब हम यहाँ जाएंगे तो ये पहले से ही डिफ़ॉल्ट चेक्ड हुआ रहेगा, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, और अब अगर मैं ये चेक हटा दूँ तो ये डिफ़ॉल्टली चेक नहीं है। तो गाइज़, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि और अलग अलग टाइप के इनपुट रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, जिसकी यहाँ पे एक लिस्ट है जो कि हम थोड़े ट्राई करेंगे। जैसे पहला वाला मैंने आपको बताया चेक्ड, जो पहले से ही चेक्ड करके रखता है। डिसेबल इतना यूज़ का नहीं है। हम अभी मैक्स और मिन का यूज़ देखेंगे। रिक्वायर्ड, साइज़, स्टेप, वैल्यू। रिक्वायर्ड बेसिकली वो होता है कि ये इनपुट है आपको भरना ही पड़ेगा, उसके बिना आप सबमिट नहीं कर सकते। हम पहले उसको ट्राई कर लेंगे। जैसे कि जो नेम वाला था, हाँ ये, हम अगर बस इसमें सिंपली आगे लिख दें रिक्वायर्ड, एक सेकेंड, रिक्वायर्ड, और कंट्रोल सेव कर रहे हैं। तो अब जब अगर ये सब ये टिक कर लिया है, इसमें कुछ लिख लिया, और अब अगर मैं सबमिट पे दबाऊंगा तो वो यहाँ मैसेज लिख के आता है कि प्लीज़ सबमिट, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मतलब हमें ये फिल करना ही पड़ेगा, उसके बिना हम सबमिट नहीं कर सकते हैं। फिर एक होता है रीड ओनली, कि इसमें आप टाइप नहीं कर सकते। अब अगर मैं पासवर्ड वाला जो सेक्शन है, पासवर्ड, हाँ, अब अगर पासवर्ड वाले में अगर मैं लिख दूँ रीड ओनली, तो फिर अब जब अगर मैं इसमें कुछ टाइप करने जाऊँगा, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ टाइप नहीं होगा। वही नेम वाले में टाइप हो जा रहा है लेकिन पासवर्ड में टाइप नहीं होगा। फिर पैटर्न वाला इतना यूज़ का नहीं है। मैक्स लेंथ में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें नेम में लिखूँगा मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू, समझे हमने लिखी 10। तो फिर जब मैं इसमें 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स डालूँगा तो देखिए अब ये ज़्यादा मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन उससे ज़्यादा टाइप नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी मैक्स लेंथ 10 हमने डाल रखी है। फिर साइज़ में हम उसकी विड्थ और ये इसकी जो विड्थ है, हाइट है, वो डिफाइन कर सकते हैं। वो इतनी यूज़ की नहीं है। तो गाइस, जो मैक्स और मिन वाला होता है वो हमारे जो डेट वाला इनपुट था उसमें यूज़ होता है कि मिनिमम आप डेट कितनी डालना चाहते हैं, मैक्सिमम आप डेट कितनी डाल सकते हैं, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? वैसे तो ये CSS का पार्ट है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए जो ये HTML में भी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए ये मैं आपको आज बता देता हूँ। इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब आप पूछोगे कि ये इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको सिंपली ये एग्जांपल से बता दूंगा। तो पहले मैं एक पैराग्राफ लिखने वाला हूँ। हाय, माय नेम इज़ जीत, और अब मैं और एक पैराग्राफ लिखूँगा हेलो। तो अब हम इसे लाइव सर्वर से खोलेंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो दोनों है ये अलग अलग लाइन्स पे आए हैं। इनके बीच में एक लाइन का गैप है, हमने BR टैग नहीं डालता तो भी एक लाइन का गैप है। तो अब अगर समझो मैं इसे हटा के सेम लाइन पे अगर इसे ला दूँ, अगर मैं इसे सेम लाइन पे ला दूँ तो भी आप देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग लाइन्स पे है, सेम लाइन पे नहीं है। और वो ही अगर मैं इसकी जगह अब एक नया टैग लेता हूँ, जैसे कि हमारा एंकर टैग जो लिंक का होता है, मैं कुछ भी लिंक अब भी डाल देता हूँ और इसमें मैंने लिखा हाय, और अब मैं और एक दूसरे लाइन पे बनाऊँगा एंकर टैग, इसमें भी कुछ भी अभी लिख देता हूँ। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों आजू बाजू लिख के आ रहे हैं। हमने इन दोनों को अलग अलग लाइंस पे लिखा था, लेकिन देखिए पैराग्राफ वाले को हमने सेम लाइन पे लिखा था,
तो भी ये अलग अलग लाइन पे आता है। अगर हम इसे अलग लाइन पे कर दें तो भी आप देखेंगे कि ये अलग लाइन पे सेम लाइन पे रखे तो भी ये सेम लाइन पे ही रहेगा। और ए टैग को हम आजू बाजू रखें या ऊपर नीचे रखें, ये हमेशा एक दूसरे से चिपक के आ रहे हैं जब तक हम इसमें बी आर टैग ना डाल दें। अगर हम बी आर टैग डाल देंगे तो ऑब्वियसली फिर हम देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग लाइन पे आ गए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली जो हर एक टैग होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लॉक टैग और एक होता है इनलाइन टैग। तो ब्लॉक टैग कौन से होते हैं? जो पी वाला टैग जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसे कहते हैं हम ब्लॉक टैग। मतलब जो अपने जो साइड की जो पूरी जगह है वो पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। और जो इनलाइन टैग होते हैं वो जितना उनका कंटेंट है उतनी ही जगह वो कंज्यूम करेंगे। अब इसका प्रूफ क्या कि वो पूरी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा CSS यूज़ करूँगा जो अभी तो मैंने आपको सिखाई नहीं है, हम बाद में से ज़रूर सीख लेंगे। तो अभी मैं यहाँ CSS यूज़ करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए इन्होंने कंटेंट इतना ही था, यहाँ तक ही था, लेकिन इन्होंने पूरी जगह ले ली जितनी बाकी थी। और अब अगर ये मैं इसके साथ अगर ऐसा करूँ, अब अगर इस पे मैं बॉर्डर ट्राई करके देखूँगा, स्टाइल, ये सब आपको CSS में सिखाया जाएगा, अब भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ये हम सब CSS में सीखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये देखिए जितना उनका कंटेंट है ये उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पूरे उसके विड्थ, मतलब जितनी वेब पेज की विड्थ है उतना पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो उनके कंटेंट जितनी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। तो बेसिकली यही डिफरेंस था इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स को। ये इसका अभी तो इतना यूज़ नहीं है, CSS में इसका ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन ऐसे मैंने इसलिए बताया ताकि आप डिफरेंस समझ सको दो एलिमेंट्स के बीच में। आईडीज़ और क्लासेस क्या होती है? वैसे तो आईडीज़ और क्लासेस का ज़्यादा यूज़ CSS में होगा, लेकिन क्योंकि ये HTML का एक पार्ट है इसलिए आज हम ये सीखने वाले हैं। आईडीज़ एंड क्लासेस, इसको मैं कमेंट कर दूँगा। कमेंट करने का शॉर्टकट आपको फिर से बता देता हूँ, वो है कंट्रोल/, एक सेकेंड, हाँ, कंट्रोल/ तो डायरेक्ट हो गया है। फिर अब मैं आपको बताऊँगा कि आईडीज़ और क्लासेस होते क्या है। मैं यहाँ पे एक डिव टैग बनाऊंगा और उसमें अभी पहले मैं लिख लेता हूँ, आपको बाद में समझा दूंगा, एक आईडी और एक क्लास। तो बेसिकली पहले मैं आपको आईडी समझाता हूँ। आईडी क्या होती है? आईडी का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफायर, और जो आईडी होती है वो उस टैग के लिए यूनिक होती है। अब मैं अगर इसमें आईडी समझो यूज़ कर लेता हूँ div1, तो मैं ये आईडी किसी भी और एलिमेंट को नहीं दे सकता अपने इस वाले वेबसाइट में। इस वाले वेबसाइट में मैं किसी की और की भी आईडी div1 नहीं रख सकता हूँ, ये इसके लिए स्पेशल है, इस वाले डिवीजन टैग के लिए। और क्लास, बेसिकली क्लास और आईडी इन दोनों का यूज़ हम CSS में करते हैं हमारी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए, लेकिन HTML का भी ये पार्ट है। क्लास बेसिकली ऐसा होता है, हम एक टैग को 2-3 क्लास दे सकते हैं, और जो वो क्लास है वो हम दूसरे एलिमेंट्स को भी दे सकते हैं। मतलब ये कोई एक टैग को यूनिक नहीं रहता है, जिसकी आईडी मैं सिर्फ ये वाले डिव टैग को दे सकता हूँ। क्लास का ऐसा नहीं है, मैं ये वाली क्लास किसी दूसरे टैग को भी दे सकता हूँ, या फिर कोई दूसरी क्लास इस वाले टैग को भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको दे दूँगा डिव, फिर मैंने समझो एक दूसरा बनाया डिव टैग, उसमें मैंने आईडी लिख दी div2, और इसकी क्लास भी मैं सेम
div लिख सकता हूँ। इसके आईडी में सेम नहीं लिख सकता div1, लेकिन क्लास लिख सकता हूँ। तो अब आईडी और क्लास का यूज़ क्या है? तो बेसिकली इनका यूज़ ऐसा है कि जब हमें CSS की मदद से इनको स्टाइल करना रहेगा तो हम उसमें देखेंगे कि अगर मैं CSS में डालता हूँ div1 और उसको जब स्टाइल करूँगा तो सिर्फ ये वाला जो div टैग है उसके लिए वो स्टाइल लग जाएगी। लेकिन जब मैं क्लास का इस्तेमाल करूँगा CSS में जैसे कि div, तो जिस टैग में हमने क्लास इज इक्वल्स टू div लिखा है उस टैग में वो वाली स्टाइल चल जाएगी। तो क्लास का बेसिकली यूज़ ये होता है कि हम एक ही क्लास से बहुत सारे टैग्स को हम स्टाइल कर सकते हैं। और आईडी का यूज़ ऐसा होता है कि अगर हमें सिर्फ उस वाले टैग को, उस वाले पार्ट को स्टाइल करना है तो उसके लिए हम आईडी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था बेसिकली आईडीज़ और क्लासेस। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम एमेट का इसमें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ बताता हूँ। एमेट में वो डिफ़ॉल्टली div को पकड़ के चलता है। तो अगर मैं लिखूँगा कि डॉट div123 और अगर मैं एंटर दबाऊँ तो आप देखिए ऑटोमेटिकली क्लास बन जाती है जिसकी क्लास है, ऑटोमेटिकली एक डिवीजन टैग बन जाता है जिसकी क्लास है div123। तो मैंने यहाँ पे डॉट div123 क्यों लिखा? क्योंकि यही तरीका होता है जिससे हम CSS में लिखते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी तरीके से हम लिखते हैं। फिर जिसकी आपको पता है कि हम एक डिवीज़न को 2-3 क्लास दे सकते हैं, तो वो कैसे देंगे? तो उसके लिए हमें बीच में बस एक स्पेस छोड़नी है, फिर मैं दूसरा लिख दूँगा। फिर अगर और एक स्पेस छोड़ दी तो हम ऐसे कितने भी लिख सकते हैं। तो जब मैं CSS में जाऊँगा और मैं अगर लिखूँगा div234 और अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखूँगा तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ इस वाले div टैग को भी अप्लाई हो जाएगी। अब बहुत सारी div को क्लास लगाने का शॉर्टकट कुछ इस तरह है, जैसे कि हम दूसरे टैग्स को भी ऐसे लगा सकते हैं। जिसके एग्जांपल बता दो, स्पैन टैग, स्पैन डॉट स्पैन 123 डॉट स्पैन 234 डॉट स्पैन 345। अब जब मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखिए कि स्पैन को क्लास लग चुकी है 3 जो हमने टाइप की थी। वैसे ही ये हो गया क्लास का। अब अगर हम आईडी किसको अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं लिखूँगा div हैश 789, एंटर दबाए तो आप देख सकते हैं कि आईडी में 789 आ गया। अब वही सेम बात कि हमने हैश क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब हम CSS का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे हम क्लास के लिए डॉट यूज़ करते हैं, हम आईडी के लिए हैश यूज़ करते हैं, ये हम CSS में देख लेंगे। ऐसे ही फिर हम स्पैन के साथ भी कर सकते हैं, स्पैन हैश स्पैन 123, एंटर दबाए तो उसकी आईडी आ जाती है। HTML एंटाइटीज़ क्या होती है? ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है जो हम अभी देखने वाले हैं। HTML एंटाइटीज़, तो सिंपली एंटाइटीज़ का मतलब क्या होता है? एंटाइटीज़ कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं होते, लेकिन जैसे हमको बताना रहता है। जैसे कि हमें अगर कॉपीराइट का सिंबल अगर बताना है, कॉपीराइट का सिंबल, तो वो थोड़ी हमारे कीबोर्ड पे, तो हम वो कैसे बताएंगे? तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं लिखूँगा दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ बस सिंपली लिख के आ गया दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब अगर इसमें मुझे ऐसा बताना है कि टैग टू मेक अ पैराग्राफ इज़, और फिर मैं यहाँ वो टैग लिख दूँगा। तो जब मैं इसे देखूँगा वेबसाइट पे तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पे वो टैग दिखाई नहीं दे रहा। हमने यहाँ पे तो वो टैग लिखा है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि होता कुछ है कि VS कोड को लगता है कि हम यहाँ ये न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे अगर ये टैग बताना है तो मैं कैसे बताऊँगा? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटाइटीज़ का। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस ग्रेट स्मॉलर देन ब्रैकेट को हटाना है। यहाँ मैं एम्परसेंड का यूज़ हम एंटाइटीज़ में करते हैं। एम्परसेंड कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ। जो
ये एंड वाला जो सिंबल होता है उसे एम्परसेंड कहते हैं, तो मैं वो यूज़ करूँगा। मुझे पहले लिखना है एम्परसेंड, लेस देन का शॉर्ट फॉर्म LT और फिर सेमीकोलन, और यहाँ मैं वैसे लिख दूँगा एम्परसेंड ग्रेटर देन का GT और सेमीकोलन। जब इसे सेव करूँगा और यहाँ हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ वो सिंबल आ रहा है और हमें पैराग्राफ का दिखाई दे रहा है। ऐसी बहुत सारी एंटाइटीज़ होती है जिसकी कॉपीराइट की होती है, फिर अगर हमें कोई फ्रैक्शन बताना है तो उसकी होती है, कोई सिंबल होते हैं। तो सिंपली अगर हमें ऐसे एंटाइटीज़ देखने हैं तो हम यहाँ डालना होगा HTML एंटाइटीज़ एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ वेबसाइट आ जाएगी जिस पे हमें बहुत सारे एंटाइटीज़ के एग्ज़ाम्पल दिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लिस्ट। तो हमें सिंपली अगर मैं ऐसा चाहूँ कि मुझे अगर ये पाउंड बताना है तो हमें ये कॉपी करना है सिंपली। एक तो हम ये भी कॉपी कर सकते हैं या ये भी कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो मैं इसे कॉपी करूँगा। यहाँ मैं एक नया पैराग्राफ बना देता हूँ। दिस इज सिंबल ऑफ पाउंड, Ctrl+V। अब हम हमारी वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पाउंड का सिंबल आ गया है। ऐसे ही हम बहुत सारे सिंबल्स देख सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ये है #174। इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी अगर आपको कोई चाहिए तो आप सिंपली गूगल पे आ जाइए, सर्च कर दीजिए और वैसा आ जाएगा। कौन सा वाला था, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल। तो अब हम हमारी वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वो वाला सिंबल आ गया है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, इस वेबसाइट पे तो नहीं दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर अब मैं आपको एक स्पेशल वाला बताने वाला हूँ जो है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, जो सिंपली एक एंड में यहाँ हमें एक स्पेस छोड़ देगा। मैं ट्राई करके बताता हूँ। उसके लिए हमें यूज़ करना होगा NBSP। तो अब मैं ऐसे टाइप करूँगा, देयर इज़ अ स्पेस आफ्टर दिस, और जब मैं यहाँ पेस्ट करूँगा और सेव करूँगा तो अब हम जब यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसके साथ एक यहाँ आप देखिए स्पेस भी एक सिलेक्ट हो रही है। तो अगर समझिए आपको व्हाट्सएप पे किसको एम्प्टी मैसेज करना है, जो आप व्हाट्सएप पे ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके वजह से अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, अगर मैंने इसे कॉपी कर लिया और व्हाट्सएप में जब वो पेस्ट करूँ और जब मैं एंटर दबाऊँगा तो वहाँ व्हाट्सएप पे एक एम्प्टी मैसेज भी जा सकता है, और भी कई सारी वेबसाइट पर जा सकता है। फिर ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन है। ऐसे कई सारे एंटाइटीज़ होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये वाले एंटाइटी, ये जो कीबोर्ड पे वैसे होता है। ऐसे कई सारे एंटाइटीज़ होते हैं जो कि हम वेबसाइट को हमारे सुंदर बना सकते हैं। हम इमोजीज़ भी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट ज़्यादा यूज़ नहीं आते, तो आप वो गूगल पे आके खुद भी देख सकते हैं। जिसके मैं सिंपली डालूँगा हाउ टू यूज़ इमोजीज़ इन HTML, और फिर यहाँ पे वो हमें बता देगा कि HTML में इमोजी कैसे यूज़ करते हैं, तो आप वैसा वो यूज़ कर सकते हो। सिमेंटिक टैग्स HTML में क्या होते हैं, उसके यूज़ क्या होते हैं और फ़ायदे क्या होते हैं। ये HTML का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद से हम CSS शुरू करेंगे। पहले मैं आपको सिमेंटिक टैग्स के एग्जांपल बता देता हूँ। इतने सारे टाइप्स के सिमेंटिक टैग्स होते हैं, मैं इसका आपको यूज़ बताऊँगा। तो बेसिकली जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम बेसिकली सिर्फ डिव यूज़ कर लेते हैं, और कभी कभार हम उसमें क्लास ऐड करके बता देते हैं कि ये जो है ये पार्ट हेडर होगा, फिर ये वाला जो पार्ट है ये उसका फुटर होगा। फुटर क्या होता है, जो एंड में जो हमें एंड पार्ट जहाँ मोस्टली क्रेडिट्स बताते हैं या
किसकी मदद से वेबसाइट बनाई गई वो होता है। फिर हम बनाते हैं जैसे कि नेविगेशन बार होगा, हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये गाइस सही तरीका नहीं है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मैं आज आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। हमें सिंपली लिखना है हेडर और एंटर। तो अब अगर मैं हेडर लिखूँगा और एच में लिखूँगा दिस इज़ द हेडिंग पार्ट, और अब हम गो लाइव करेंगे तो गूगल ये समझ जाएगा कि ये वाला जो पार्ट हमने जो लिखा है हमारी ये वेबसाइट में तो ये नीचे है, लेकिन जब हम न्यू वेबसाइट बनाएंगे तो गूगल ये समझ जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये उसका हेडिंग पार्ट है। और ये फिर इससे फ़ायदे क्या होते हैं, इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा खुद का फ़ायदा कि हमें समझता है ये वाला जो पार्ट है ये हेडिंग पार्ट है, इससे VS को थोड़ा क्लीन दिखता है। और दूसरा फ़ायदा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब गूगल इसे समझ पाता है कि ये वाला जो पार्ट है ये इसका हेडर है, तो वो बराबर इसे पार्स कर पाता है और इसकी इंडेक्सिंग ज़्यादा ऊपर होती है हमारी वेबसाइट की, जिससे हमारी वेबसाइट खुलने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर वैसा ही अब मैं और एक बनाऊँगा। यहाँ पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं अलग अलग टाइप के। देखिए ये होता है कि हेडर पार्ट जो सबसे ऊपर होता है, फिर नेविगेशन, फिर सेक्शन, आर्टिकल, साइड, फूटर, ये अलग अलग पार्ट होते हैं वेबसाइट के। ये देखिए इतने सारे होते हैं कि मेन पार्ट कौन सा है, फुटर कौन सा है, अगर हम कोई फिगर डाल रहे हैं वो, आर्टिकल, नेविगेशन बार। तो मैं आपको नेविगेशन बार का करके बता देता हूँ। इसमें हम लिख देंगे दिस इज़ नेविगेशन बार। और अब हम हमारी वेबसाइट में देखेंगे तो देखिए ये हमें यहाँ गूगल को ये समझ आएगा ये हमारा नेविगेशन बार वैसे दिख तो नहीं रहा है, वो CSS यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन गूगल ये समझ जाता है कि ये नेविगेशन पार्ट है। आप ऐसा समझिए कि ये जो इतना पार्ट है यहाँ से शुरू कर, ये एक न्यू वेबसाइट है, ये इसका पार्ट नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो गया नेविगेशन। फिर वैसे ही हम फुटर, जब हम वेबसाइट को एंड करते हैं तो हम एक फुटर का बनाते हैं, वहाँ हम लिख देंगे दिस इज़ द एंड ऑफ वेबसाइट। तो फिर जब हम यहाँ देखेंगे तो हमें समझ जाएगा कि ये जो है ये इसका एंड है, ये इसका फुटर पार्ट है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ एग्जाम्पल सिमेंटिक टैग का, जो कि है डिटेल्स। एक सेकेंड गाइस, अरे ये बराबर काम नहीं कर रहा है। हम सिंपली टाइप कर लेंगे स्ट्रेट डिटेल्स, फिर इसका क्लोजिंग टैग डिटेल्स। तो डिटेल्स बेसिकली क्या होता है, तो मैं आपको डायरेक्टली पहले लिख के बता दूंगा। इसमें और एक टैग होता है समरी टैग, दिस आर डिटेल्स। मैं डायरेक्ट आपको इसका एग्जांपल बता दूंगा, हाय हेलो। अगर हमारे वेबसाइट में कुछ ऐसा पार्ट है जो कि इतना ज़रूरी नहीं है और अगर यूज़र चाहता है तो उसे यूज़ करें, तो फिर एक देखिए ये दिस आर डिटेल्स जो हमने समरी में लिखा था, जो हमने यहाँ समरी में लिखा था दिस आर डिटेल्स, ऐसा लिख के आएगा। और अगर यूज़र चाहता है कि वो और उसकी डिटेल्स देखे तो वो सिंपली इस पर दबाएगा और यहाँ उसकी और डिटेल्स लिख के आएगी, हाय हेलो। हम यहाँ लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, अलग अलग टाइप की, लेकिन बेसिकली ये उस पार्ट के लिए होता है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और यूज़र पे कि वो देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता है। तो गाइस यही थे कुछ इंपॉर्टेंट सिमेंटिक टैग्स। आप ये वाले अलग अलग सिमेंटिक टैग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मतलब डिवीजन टैग के बदले ये उसके अल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और समझने में भी ईजी होते हैं।